press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने वाले हैं। इसका अर्थ समझते हैं हम लोग पहले। देखो, 11th में एक टॉपिक्स पढ़ी थी हम लोग जिसका नाम था फ्लूइड। फ्लूइड उसको बोलते हैं जो फ्लो कर सके। फ्लो कौन करता है? लिक्विड प्लस गैस, ये दोनों फ्लो करता है। तो इसलिए दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ये दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से फ्लूइड फ्लो करता है, माने जो फ्लो करे उसको फ्लूइड करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की फ्लो होती है। क्या होती है? जैसे फ्लूइड हुआ जो फ्लो कर सके, वैसे ही लाइंस ऑफ फोर्स का फ्लो अगर होता है किसी गिवन बॉडी के थ्रू, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए। अगर यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है ऐसे, तो किसी भी गिवन एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा उसको ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया गया है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए, ये तो ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि ये किसी ऑब्जेक्ट से जब ये किसी बॉडी से जब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा, तो इसकी जो नंबर्स है, जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, ये हम लोग समझते हैं। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा था और ये एरिया है, तो थोड़ा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स 4 हो गया। अगर हम इसको थोड़ा टिल्ट कर दें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अब कमना शुरू हो जाएगा। तो और अगर हम इसकी एरिया ही बढ़ा दें, इतना बड़ा एरिया से दे दें, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो पूरा जा रहा था ऐसे। अब इससे कितना गुजरा, एरिया ज्यादा हो जाएगा तो अब ज्यादा दूरी से गुजरेगा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा गुजरेगा। इसका मतलब वो ये है कि आप ऐसे समझ लो कि हवा का मॉलिक्यूल्स ऐसे ब्लो कर रहा है और अपने हाथ को ऐसे ऑब्स्टेकल करें, अपने हाथ को ऐसे ऑब्स्टेकल करें, तो हवा के जितने पार्टिकल इससे रुक रहे हैं या हवा के जितने पार्टिकल इससे टकरा रहे हैं, अब हम अपने पूरी बॉडी को खड़ा कर दें तो मेरा बॉडी का एरिया ज्यादा हो गया, तो अब हवा का पार्टिकल ज्यादा टकराएगा। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इतना एरिया में कुछ जा रहा था, एरिया ऐसे बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा जाने लगेगा। एरिया और ऐसे बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और ज्यादा जाने लगेगा। यानी एरिया के प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी एरिया से किसी न किसी तरह से डिपेंडेंट होंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक बात तो समझ में आई कि भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एरिया से डिपेंडेंट होगा। एरिया अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बढ़ेगा, एरिया अगर घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी घटेगा। एक बात तो समझ में आई। अब एक और बात समझते हैं। अगर ऐसे है और यहां से लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, अब थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दो। जब ऐसे टिल्ट करोगे तो अभी जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा था, ऐसे टिल्ट कर दोगे तो उतना ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं क्रॉस करेगा।
अब कम जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करना। और अगर ऐसे टिल्ट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अब और कम जाएगा। और अगर ऐसे टिल्ट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अब और कम जाएगा। और ऐसे अगर टिल्ट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अब और कम जाएगा। और एकदम ऐसे कर दोगे तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं जाएगा, क्योंकि अब तो इसको जाने वाला रास्ता ही खत्म हो गया। इसका मतलब हुआ कि एक टर्म है एरिया, जिससे तो डिपेंडेंट है, एक दूसरी टर्म है इंक्लिनेशन, एरिया का ओरिएंटेशन, उससे भी डिपेंडेंट है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दो बात पर डिपेंड कर रही है। पहली आपको एरिया पे, और दूसरी ओरिएंटेशन पे। ये दो चीज पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस डिपेंड कर रही है। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अब हम डिफाइन कैसे करें? हाँ, तो ये देखिए, हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने परिभाषा लिखी है, डेफिनेशन, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली मतलब किसी भी गिवन एरिया से जितनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। और इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, जहां पर ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए क्या है? एरिया वेक्टर है, और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। अगर आप ई डॉट ए को खोलते हो तो ये कॉस थीटा होता है, जब डॉट का ऑपरेशन होता है तो कॉस आ जाता है। जहां पर थीटा क्या है? ई और ए के बीच का एंगल है। जहां पर थीटा क्या है? ई और ए का बीच का एंगल है। और बच्चों, इससे पहले हम लोग एरिया को वेक्टर नहीं जानते थे। पहली बार सब जान रहे हैं कि एरिया भी जो होता है वो वेक्टर होता है। तो जब एरिया भी वेक्टर होता है तब तो उसका डायरेक्शन देना होगा हमको। तो उसका डायरेक्शन होता है, और उसका डायरेक्शन कैसा होता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जैसे इसकी एरिया वेक्टर निकालनी तो ऐसा, उसके एरिया वेक्टर तो ऐसा, इस दीवार का एरिया वेक्टर तो ऐसा। जिधर से देखिएगा, ऊपर का एरिया वेक्टर नीचे, नीचे का एरिया वेक्टर ऊपर। अब हम अपने शरीर से एरिया वेक्टर दिखाएं तो बाहर ऐसे, हम अपने सर पर दिखाएं एरिया वेक्टर तो ऊपर, यानी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, लंबवत बाहर की तरफ होता है। एक बात और आपको मैं बता दूं कि जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो क्रॉस करेगा वो 3 पैरामीटर पर डिपेंड किया। पैरामीटर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरामीटर 2 एरिया वेक्टर, और पैरामीटर 3 एंगल बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दैट इज थीटा। तो 3 पैरामीटर से ये डिपेंडेंट है। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी एरिया वेक्टर, और तीसरी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो हम एक बात अब लिखना चाहते हैं कि भाई एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे देंगे, क्योंकि इससे पहले एरिया स्केलर क्वांटिटी था। तो इसलिए हम एक स्टार पॉइंट लिख लेते हैं कि द डायरेक्शन, तो ये देखिए हमने लिखा द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये तो उसकी डायरेक्शन देना हो गया। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लिया। ये एग्जांपल ये है कि एक सिलेंडर है, देख रहे हैं आप, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा डायरेक्शन है, ऐसा, और इसमें फ्लक्स निकालना है। तो हमने बताया आपको कि फ्लक्स 3 पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और उसके बीच का एंगल थीटा, 3 पैरामीटर है। अब इसको फाइबर निकाल रहे हो तो क्या करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस दिशा में, इसका एरिया वेक्टर निकालोगे तो किधर होगा? आउटवर्ड, मतलब ऐसे। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस दिशा में, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसी दिशा में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो ये फाइवन ई ए कॉस 180 यानी माइनस ई ए,
φ2, मतलब 3 ही फेस इसमें है। ये देखिए सिलेंडर बनाइए, ये सिलेंडर बना दिया, एक फेस, दूसरा फेस और फिर तीसरा फेस। तो ये पहला फेस का मैंने ये बताया, ये चीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 180 तो ये हो गया। दूसरा फेस का एंगल 0 और तीसरा फेस जो चारों तरफ है सिलेंडर कर्व एरिया, ये जो कर्व एरिया है ये देख रहे हैं आप, ये जैसे ये सिलेंडर है इसी से समझिए मार्कर से, तो ये एक पार्ट ये कर्व एरिया, ये वाला ये चीज होगा। यानी यहां पर एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऊपर, यहां एरिया वेक्टर कैसा होगा, नीचे, यहां एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे, यहां एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, जैसा कि मैं फिगर में दिखा रहा हूं, ऐसे। तो यहां पर एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हुआ, ऐसे। एंगल कितना बना, 180। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, एंगल कितना, 0। तो ये इसी तरह से ये आप देख लिए कि इसके चलते हो गया माइनस ये, इसके चलते हो गया प्लस ये, और पूरे कर्व सरफेस के चलते हो गया 0। टोटल फ्लक्स जोड़ा तो हो गया 0। अच्छा बच्चों, टोटल फ्लक्स अगर इस बॉडी से के थ्रू 0 है, इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब है क्या कि फ्लक्स इसके पास कुछ भी लाइंस ऑफ फोर्स आया ही नहीं, या एक मतलब यह भी हो सकता है कि जितना लाइंस ऑफ फोर्स इंटर किया उतना ही आउट हो गया। जैसे अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं हो तो इसका दो अर्थ हो सकता है, उसने कोई पैसा नहीं कमाया। दूसरा ये भी हो सकता है कि जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो भी पैसा नहीं हो सकता है। तो ये वही वाला बात है कि लाइंस ऑफ फोर्स जितनी इनकमिंग है उतनी आउटगोइंग हो गई। तो यहां पर लाइन और फोर्स मतलब कंटेन नहीं किया, रुका नहीं, तो इसलिए इसका फ्लक्स हमारा आया 0। किसी भी सिमेट्रिक फिगर के तरफ अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो उसके चलते जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स निश्चित रूप से 0 होगा, यही समझना है। तो जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं दिखाऊं आपको, एक और सिमेट्रिक फिगर लेते हैं, क्यूब। ये देखिए क्यूब, ये क्यूब देखिए, ये क्यूब देखिए ऐसा, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। इसमें भी टोटल फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें भी टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी कैसा है, सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक से जब लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करता है तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये अब इस बात में समझ में हम लोग को आ गया कि किसी भी सिमेट्रिक फिगर से अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा तो उसकी फ्लक्स क्या होगी, 0। इस क्यूब में भी इधर वाले माइनस, इधर वाले प्लस, और बाकी सब 90 होने के चलते 0, टोटल फ्लक्स 0। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका सिंपल अर्थ है फ्लो। किसका फ्लो, लाइंस ऑफ फोर्स का फ्लो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसी के संबंध में गॉस साहब एक रूल दिया, कहलाया गॉसेस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, गॉसेस लॉ। इन्होंने क्या कहा, सुनिए इनके विषय में जरा सा। ये देखिए, अब हम गॉस ने जो एक रूल्स दिया उसके बारे में पढ़ते हैं। गॉसेस लॉ कहलाता है, और इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है बच्चों। गॉस लॉ के एप्लीकेशन करने के हम लोग कई सिमेट्रिक फिगर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं, जैसे स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, थिन प्लेन चार्ज शीट, लाइन चार्ज, इस सब के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे इसी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन करके। तो पहले ये तो समझ लें कि है क्या थ्योरम। इसने कहा कि इन ए क्लोज लूप, पहली बात है कि गॉस ने कहा कि हम एप्लीकेशन हमारा तभी होगा या हम गॉस थ्योरम तभी लगेंगे जब लूप कैसा हो, क्लोज हो। पहली शर्त, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स
द टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट क्लोज सरफेस। ये क्या है बच्चों? E डॉट ds। हमने आपको फ्लक्स को कैलकुलेट करने का एक मेथड बताया और वो मेथड है फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds। ये हमारा एक मेथड बना। गॉस ने इसी फ्लक्स को कैलकुलेट करने का एक दूसरा मेथड बताया और वो मेथड है, उन्होंने कहा कि अगर ये कोई क्लोज सरफेस है और इसके अंदर अगर चार्ज Q है तो बस इतना नहीं करना पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढिए, ये एरिया वेक्टर ढूंढिए, इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। ds यहां पर एरिया वेक्टर है तो इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहां पर करना क्या पड़ेगा? सिर्फ इसके अंदर का टोटल चार्ज पता करना पड़ेगा और वो टोटल चार्ज कितना है? Q है। तो आप क्या करेंगे कि वो Q बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी Q बटा एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स हमारी निकल जाएगी। मतलब गॉस ने बहुत सिंपल सा रूल्स दिया कि तुम किसी भी क्लोज चार दीवारी, जैसे यही क्यूब है, जिस क्यूब में हम लोग बैठे हैं या क्यूबाइड है, इसके अंदर का चार्ज अगर पता है 100 कूलम, तो उन्होंने कहा कि इतना कुछ नहीं करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के डॉट प्रोडक्ट लेना पड़े, बस क्लोज सरफेस होनी चाहिए और उसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो पता होना चाहिए। तो हम उस चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही फ्लक्स हो जाएगा, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम को अप्लाई होने की दो कंडीशन बन गई कि भाई पहली सरफेस क्लोज होनी चाहिए, ओपन सरफेस के लिए ये वैलिड नहीं होगा, और दूसरी कि उस क्लोज सरफेस के अंदर में जितनी भी चार्ज है वो हमें पता होना चाहिए। वो चार्ज 100 कूलम है, 200 कूलम है, 500 माइक्रो कूलम है, कितना भी हो वो हमको पता होना चाहिए। सो वी हैव टू रिक्वायर टू थिंग्स, पहली क्लोज लूप, दूसरी टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज लूप। ये दो बात जब पता हो जाएगा तो बात बन जाएगी। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गया। अब इसको हम एक्सप्लेनेशन दिए, हमने तीन सरफेस लिया, S1, S2, S3। ये तीन सरफेस है हमारा, S1, S2, S3। S1 के लिए अगर हम लिख रहे हैं गॉस थ्योरम EDS, तो S1 के अंदर में देखो कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q6 प्लस Q5 बटा एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर का टोटल चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। फिर S2 के लिए, ये S2 है, इसके अंदर चार्ज कितना है? Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 बटा एप्सिलॉन नॉट, बस इतनी है। तो ये टोटल फ्लक्स हो गया S1 के लिए, ये टोटल फ्लक्स हो गया S2 के लिए। अगर उसी तरह से हम चाहते कि S3 को लिखे तो लिख सकते थे, EDS इज इक्वल टू, इसके अंदर चार्ज देखो गिनो कितना है, Q6 प्लस Q5 प्लस Q4 प्लस Q7 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप किसी भी क्लोज लूप के चलते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहोगे, तो आप उस क्लोज लूप के अंदर में जो टोटल चार्ज है उसको नोट डाउन कीजिए, एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिए, आपका बात बन जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है। यही है हमारा गॉस थ्योरम और इसी का हम एप्लीकेशन करके बहुत सारा ज्योमेट्रिक फिगर का हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाएंगे। लेकिन पहले अगर कोई थ्योरम होता है तो उसको हम लोगों को प्रूफ करना पड़ता है, तो ये भी गॉस थ्योरम को हमको प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसको हम प्रूफ कैसे करें, चलते हैं प्रूफिंग ऑफ गॉस थ्योरम। अब हम गॉसेस लॉ को यूजिंग स्फेरिकल सिमेट्री से प्रूफ करेंगे। मैंने पहले आपको गॉस लॉ बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि है क्या। अब हम उसका प्रूफिंग करेंगे, तब ये वैलिड हो जाएगी। पहली बात तो आप जानते ही हैं कि इसका मतलब क्या होता है। गॉस थ्योरम में ये इंटीग्रेशन में गोल घेरने का मतलब है क्लोज लूप, यानी ये वैलिड है क्लोज लूप के लिए। और EDS इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूफ करना है। तो आप जानते हैं कि प्रूफ करने के लिए आप कहां से चलते हैं, LHS को लेते हैं और LHS को लेकर के आप RHS को प्रूफ करते हैं, यही तरीका होता है। तो ये LHS है, ठीक है, ये क्या है, LHS है। LHS में हम लिखा EDS cos 0, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, यानी EDS cos 0 कैसे लिखा, इसका वजह बताते हैं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू DS वेक्टर है। यहां पर जो आपने एक छोटा सा, पहले इसका फिगर समझिए, यहां पर एक चार्ज Q लिया, इसके चारों तरफ एक स्फीयर ड्रॉ किया,
ये बिना स्फेरिकल सिमेट्री के भी सवाल बन सकता था, प्रूफ हो सकता था, लेकिन ये थोड़ा आसान से हो जाएगा, इसलिए हमने यूजिंग स्फेरिकल सिमेट्री कर दिया आपको। यानी एक स्फेयर इसके चारों तरफ ड्रॉ किया है, ये चार्ज क्यू है, इसके चारों तरफ स्फेयर बना गया, ऐसे ऐसे ये चार्ज क्यू के चारों तरफ बनाया गया तो स्फेयर बन गया। अब क्या है कि आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के नियम आप जानते ही हैं, बहुत जगह प्रूफ करते हैं आप एलएचएस को लेकर चलते हैं और आरएचएस प्रूफ कर देते हैं, आरएचएस को लेकर चलते हैं, एलएचएस प्रूफ कर देते हैं, यही तरीका होता है। तो इसलिए हमने एलएचएस को लेकर चला, अब हम इसको डॉट प्रोडक्ट से खोल दिया तो हो गया ई डी एस कॉस 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, कॉस 0। तो आप बताइए पहले, यह इलेक्ट्रिक फील्ड और यह डीएस जो है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये देखिए पैरेलल है, कैसे पता चला कि पैरेलल है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में हो गया और डीएस भी इसी दिशा में हो गया, तो दोनों एक ही दिशा में है, इसका मतलब पैरेलल है। तो ये हो गया ई डी एस कॉस 0, क्योंकि पैरेलल में एंगल 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा डायरेक्शन कैसे हुआ, ये तो हमने आपको बताया है पिछले क्लासेस में, कि अगर ये प्लस चार्ज है, इसके चलते फील्ड जानना चाहते हो तो अपनी मर्जी से यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखो, वो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, इधर जाएगा, और यहाँ का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड, मतलब वो भी इधर ही होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया, और हमने पैरेलल दिखाया। तो फिर क्या हो गया, जैसे ही पैरेलल हो गया इसके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, यानी cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। अब क्या हुआ, 1/4πε0 q बटा आर स्क्वायर इंटू डी एस। फिर हमने क्या किया, 1/4πε0 q बटा आर स्क्वायर इंटू डी एस। उसके बाद इस ds का इंटीग्रेशन किया गया, तो ये ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, s मतलब क्या हुआ, इसका एरिया, इसका एरिया कितना होता है 4πr², तो हमने 4πr² रख दिया। फिर 4πr² से कट गया तो ये आ गया q बटा ε0, दिस इज योर RHS। तो हम LHS को लेकर के चले थे और RHS को प्रूफ कर दिए, और LHS से RHS के तरफ चलना ही हमारा इसका प्रूफिंग था, सो हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि RHS ये था और ये हमको मिल गया। तो इस तरह से गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने ये रखा है, ये कहां से रखा है, ये पॉइंट चार्ज किसे रखा है, क्यू चार्ज के चलते इस पॉइंट r डिस्टेंस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 q बटा आर स्क्वायर, बस। और ds जो है एरिया वेक्टर है, ये छोटा सा एरिया का लिए थे ds, अब पूरा क्या हो जाएगा स्फीयर का, यानी 4πr² कट गया तो q/ε0 प्रूफ हो गया। तो ये था अपना गॉस थ्योरम, इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस थ्योरम। तो आज गॉस थ्योरम को हम आपको प्रूफ दिखाया, और अब हम इसका एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। ये देखिए, आपको गॉस थ्योरम हमने बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है मैंने बताया, और गॉस थ्योरम क्या होता है हमने बताया। अब हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। गॉस थ्योरम को अप्लाई करके किसी भी हॉलो स्फीयर के चलते उसके बाहर में, उसके सरफेस पे और उसके अंदर में फील्ड निकाल सकते हैं। तो हमने यही किया है कि एक स्फीयर ले लिया, इसके चलते बाहर एक पॉइंट ले रहे हैं और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आप जानते हैं कि गॉस थ्योरम अप्लाई तभी होगा जब सरफेस क्लोज लूप बनेगा। अगर आप इसके चलते यहाँ पर फील्ड निकालना चाहते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ से एक डॉटेड लाइन से आप ड्रॉ कर दीजिए गॉसियन सरफेस को, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और एरिया वेक्टर ds है, दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। और अब हम लिखा E ds = q/ε0, ये गॉस थ्योरम से लिखा। ये डॉटेड लाइन से जो क्लोज किया है हमने, बस गॉसियन सरफेस बनाया है, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई होने के लिए सरफेस क्लोज होना चाहिए। गॉस थ्योरम को अप्लाई होने के लिए सरफेस क्लोज होना चाहिए। सरफेस क्लोज होने के लिए मैंने डॉटेड लाइन से इसको इमेजिनरी लाइन से घिसा है, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ये देखो, अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर दोनों एक ही दिशा में काम कर रहा है,
तो फिर क्या हो गया, ई को आप बाहर निकाल लो और डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, डी एस 4πr² हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और तब E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये चार्ज इस स्फीयर में पूरा क्यू भरा हुआ है, और इसके चलते बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है बच्चों, एक बार गौर करके देखने की चीज है, ये पॉइंट चार्ज के जैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी यही होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट चार्ज के बराबर क्यों आ गया? ये पॉइंट चार्ज के बराबर इसलिए आ गया क्योंकि हम आपको पॉइंट चार्ज जिस दिन समझा रहे थे कूलम्ब्स लॉ में, उस दिन हम कहा था कि स्फेरिकल चार्ज बॉडी को आप पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। तो देखिए, पॉइंट चार्ज के एकदम इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, इसका मतलब स्फेरिकल चार्ज बॉडी को पॉइंट चार्ज कंसीडर करना एप्रोप्रिएट है, सही है, क्लियर। अब इसका केस सेकंड देखते हैं। सेकंड में हम लोग 3 केस हम लोग देखने के लिए कहे थे कि एक हम ऐसा स्फीयर लिए हैं जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, जिसमें चार्ज क्यू है, तो इसके चलते हम बाहर में, तो पहला केस निकाल लिया, बाहर में आर जो है, ये जो यहां से यहां तक की दूरी आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है, तो पहले बाहर में, फिर लेंगे सरफेस पर, अब फिर लेंगे अंदर में। तो सरफेस पर और अंदर में अब हम निकालेंगे केस 2। केस सेकंड में जो हम एरिया वेक्टर लिए हैं वो सरफेस पर ही लेंगे। अब सवाल ये है कि आप एरिया वेक्टर को सरफेस पर ही क्यों लिए हैं? तो आप एरिया वेक्टर को सरफेस पर इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर जो फील्ड निकालनी है वो सरफेस पर निकालनी है, इसलिए वहाँ पर एक एरिया वेक्टर कंसिडर किए। और दूसरी बात, इसमें गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गॉसियन सरफेस इसका अपना ही कंप्लीट लाइन वाला ही है, वही तो स्फीयर है। बाहर में जब रखे थे तो यहाँ से सरफेस खुला था, क्योंकि यहाँ तक स्फीयर हमारी नहीं थी। जब बाहर में पॉइंट लिए थे तो सरफेस खुला था, क्योंकि हमारा स्फीयर यहाँ तक नहीं था, इसलिए हमने यहाँ से डॉटेड लाइन से इसको ऐसे घेरा था। कैसे घेरा था? डॉटेड लाइन से इसको इस तरह से हमने घेरा था, और तब हम इस पॉइंट पर निकालना चाहे थे, तो इसलिए उस समय हम ऐसा घेरा बनाया था। अभी ऐसी बातें नहीं है, अभी हमको निकालनी है सरफेस पर, तो यहाँ से फिर एक घेरा डालने की आवश्यकता नहीं है, ये कंप्लीट लाइन ही हमारा गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, पहले भी था। अब जो है इस क्लोज सरफेस, जब आप ऐसे स्फीयर लिए थे, बाहर पॉइंट लिए थे, जो डॉटेड लाइन से आप घेरा था, पूरा चार्ज क्यू इसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो पूरा चार्ज क्यू है वो किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है? पूरे स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप जब डॉटेड लाइन यहां से ऐसे लिए थे, जब आपने डॉटेड लाइन को ऐसे लिया था, तो ये चार्ज क्यू पूरे सरफेस के अंदर आया था, इसलिए हमने क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था पहले वाले केस में भी। और अभी हमारा गॉसियन सरफेस यही है, तो अभी भी सरफेस जितना भी चार्ज है वो चार्ज इसी के ऊपर है, तो ये हमारे चार्ज जो है पूरा के पूरा इस सरफेस के अंदर क्लोज हो गया, तो यहां भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्योंकि जो क्यू लेते हैं वो क्या होता है? उस क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज। तो जब आप, ये पूरा स्फीयर है, जब पॉइंट आपने यहां लिया, यहां से सरफेस बनाया गॉसियन सरफेस, तब ये चार्ज इसके अंदर है। जब आप यहां लिया तो भी चार्ज इसके अंदर है। यानी आप गॉसियन सरफेस कहीं से बनाए, जो चार्ज है वो जब बाहर में भी लिए थे पॉइंट, तब भी ये चार्ज इसके अंदर आ गया था, और जब यहां पॉइंट लिए तब भी ये चार्ज इसके अंदर आ गया। इसलिए हम इसको भी लिखे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, ये कॉस जीरो कैसे आया? बार बार इसको हम लिखते हैं कि वेक्टर ई पैरेलल टू डी एस। कैसे? क्योंकि चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और ये एरिया वेक्टर आउटवर्ड होता है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ। ये तरीका है एरिया वेक्टर का। तो E इंटू 4πr² कैसे लिखा मैंने? ये ds एरिया जो देख रहे हैं आप, वो इतना दूर का एरिया है, और जब इस ds का इंटीग्रेशन होगा तो पूरे स्फीयर का एरिया लिखाएगा। ds का इंटीग्रेशन s मतलब सरफेस एरिया ऑफ
पूरा स्फीयर, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया और तब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। पहले वाला केस में जब बाहर पॉइंट लिए थे तो स्मॉल आर स्क्वायर था, जब सरफेस पर लिए तो कैपिटल आर हो गया। अब लास्ट केस जब अंदर लेंगे तब क्या होगा। अब ये अंतिम केस देखिए, इसमें हमने गॉसियन सरफेस अंदर में क्लोज में लिया है। यहां से आप देख रहे होंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां पर भी दिखा रहे हैं हम, और ये ds है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर एरिया डायरेक्शन दिखाना गलत होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एरिया वेक्टर तो हो सकता है पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं है मौजूद। क्यों नहीं मौजूद है इसके बारे में समझ लीजिए। क्या, क्योंकि ये जो है हमने लिखा Q बराबर 0, इसका कारण लिखते हैं Q इनसाइड द स्फीयर इज 0। पहली बात बताते हैं, ये स्फीयर था, इस पर आपने चार्ज दिया तो इसके चार्ज चारों तरफ सरफेस पर होगा। ये देखो सरफेस पर है चार्ज, भरा पड़ा है सरफेस पर चार्ज। इसका चार्ज कहाँ रहेगा सरफेस पर। इधर क्या है हवा, इधर क्या है हवा, तो चार्ज कहाँ होगा सरफेस पर होगा। इधर हवा में होगा ना, काहे चार्ज के लिए मैटर ना चाहिए। कैसे, मैं बोला था पहला दिन जिस दिन हम चार्ज पढ़ाए कि भाई आत्मा को वास करने के लिए, आत्मा को ठहरने के लिए बॉडी चाहिए और चार्ज को ठहरने के लिए मैटर चाहिए। चार्ज हवा में नहीं रहेगा, चार्ज कंघी में रहेगा। सही बात है। तो चार्ज स्फीयर के ऊपर रहेगा, इसके अंदर चार्ज क्या होगा 0। तो जब आप गॉसियन सरफेस अंदर में बनाए तो यहां तो अंदर में चारों तरफ चार्ज 0 है, कहीं भी चार्ज नहीं है, तो आप चार्ज की जगह पर क्या लेंगे 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर चार्ज ही नहीं है, इस चार्ज की जगह पर 0 लिखिए, 0 में कोई भी चीज से भाग दे दिए 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा आपको बोले भी थे कि चार्ज है तो फील्ड है, फील्ड है तो फोर्स है। नो चार्ज नो फील्ड, नो फील्ड नो फोर्स। यानी अंदर में जब चार्ज ही नहीं है तो फील्ड कहां से होगा, बिना चार्ज के फील्ड कहां से, बिना पैसा के मार्केटिंग कैसा, बिना चार्ज के फील्ड कैसा, नहीं हो सकता। तो इसलिए इसके अंदर में फील्ड होना संभव नहीं है, और इसीलिए हॉलो स्फीयर बाहर में फील्ड देगा, सरफेस पर फील्ड देगा, अपने अंदर फील्ड नहीं होगा। बच्चों वैसे ही जैसे दीपक तले अंधेरा, दीपक बाहर में रोशनी करेगा, अपने अंदर में रोशनी नहीं रहेगा, वो अंधेरा में रहेगा। और उसी हॉलो स्फीयर के अंदर चार्ज जब देंगे तो वो बाहर में फील्ड प्रोवाइड करेगा, अपने अंदर में उसका फील्ड नहीं होगा, 0 फील्ड होगा, बिल्कुल 0 होगा। अब एक लास्ट इसका ग्राफ देख लीजिए। ये देखिए, अभी तक जो आप हॉलो स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में सरफेस पे और अंदर में जो निकाला, उसको हमने एक ग्राफ के माध्यम से प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस में डिस्टेंस आर लिया है और वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। ये आप पहले यहां पर एक स्फीयर बना दीजिए और यहां पर ऐसे चार्ज है, ऐसा चार्ज है, तो यहां पर फील्ड कितना होगा, अंदर में मैं बोला 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां नहीं होगा 0, यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। फिर यहां पर फील्ड घटना शुरू हो जाएगा, घटते 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 जब इन्फिनिटी पर जाएंगे, घटते 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 जब ये इन्फिनिटी पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब r इन्फिनिटी हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। इसलिए इसको हमने पैरेलल दिखाया है, इसको हमने पैरेलल दिखाया है, क्योंकि पैरेलल लाइन कहां मिलते हैं, इन्फिनिटी पर मिलते हैं। वास्तव में पैरेलल लाइन कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाए कि पैरेलल लाइन कहां मिलते हैं तो उसको क्या मानना है, इन्फिनिटी पर मिलते हैं। ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये कहां मिलेंगे एक दूसरे से, इन्फिनिटी पर मिलेंगे। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर है। बच्चों
अंदर में फील्ड शुरू नहीं हुआ, इसलिए यहां से यहां तक कोई ग्राफ शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अंदर में फील्ड है नहीं। यहां 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 सब जगह जीरो, तो स्मॉल आर यहां से शुरू हुआ, और यहां पर हमने कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर होगा। बाहर में हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर हुआ। तो आप बताइए ये बड़ा फील्ड होगा कि ये बड़ा फील्ड होगा, क्योंकि ये आर यहां से यहां तक की दूरी है, सेंटर से लेके ये दूरी है, और ये है कैपिटल आर जो है ये है। तो कौन सा आर इसमें बड़ा है? इसमें ये वाला जो आर देख रहे हैं बड़ा है। इसका मतलब यहां पर फील्ड कम जाएगा और यहां पर फील्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा फील्ड यहां पर होगा, यानी ई मैक्स है ये, ई मैक्सिमम है। और उसके बाद फील्ड घटते 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 क्या हो गया? जीरो। कहां जीरो होगा? इन्फिनिटी पे। यानी इसके चलते फील्ड इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए पैरेलल लाइन दिखा गया। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जीरो, माने हॉलो स्फीयर के अंदर में फील्ड क्या हुआ? जीरो। बाहर में इन्फिनिटी में बहुत दूर पर, तो बहुत दूर रहेगा तो इस चार्ज का प्रभाव ही नहीं रहेगा वहां पर, इसलिए फील्ड क्या होगा? जीरो। एक बात और सुन लो बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है तो उसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, यानी कुछ भी हो, आर के पावर -2, आर के पावर -1, आर के पावर -3, ये सब टाइप का रहता है तो हाइपरबोला बनता है। तो इसलिए हाइपरबोला बनेगा। ग्राफ को समझना बहुत आसान है कि अगर पावर -1 माइनस स्क्वायर मैथ से आप जानते होंगे, तो ये हाइपरबोला बनेगा। डायरेक्टली रहता है तो स्ट्रेट लाइन बनता है, और पावर आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो, प्लस में, माइनस में तो हाइपरबोला, प्लस में तो पैराबोला, और सिर्फ पावर 1 तो स्ट्रेट लाइन। कम से कम इतनी बातें याद रखिए। मैथ्स के जो स्टूडेंट होंगे वो तो इससे बहुत ज्यादा ग्राफ खींचते हैं इस तरह का, तो इसलिए कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बुद्धि बताया, जिसमें कि आप अगर बायोलॉजी के भी विद्यार्थी, मेडिकल एस्पिरेंट्स भी रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सा बात बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हो तो स्ट्रेट लाइन, ऐसा वाला पावर हो -3 माइनस कुछ तब तो हाइपरबोला, और ऐसा वाला पावर हो तो पैराबोला। बहुत सिंपल सी बात बता दिया। तो ये ग्राफ हाइपरबोला होगा। ओके, ये देखिए, अब पिछले लेक्चर में जो हमने सवाल किया था उसका आंसर कर रहे हैं। ये डायपोल था और हम पूछे थे कि उसके मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो पैरेलल होगा कि एंटी पैरेलल होगा, ऐसा कुछ था सवाल। तो उसका आंसर है ए, ऑप्शन ए, एंटी पैरेलल। क्यों? आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जानने के लिए प्लस चार्ज रखिए, इसको ये क्या करेगा? रिपेल। माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ये डायरेक्शन किधर हो गया? और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर से किधर हुआ? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसका मतलब हो गया कि इसके ये एंटी पैरेलल हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ ये डायपोल के एंटी पैरेलल हुआ। तो ये आंसर हो जाएगा। और अब आज का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, डी में है नन। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम नेक्स्ट डे अगले लेक्चर में आगे बात करेंगे। थैंक यू।